तो चलिए देखते हैं हम लोग आज वेक्टर के न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आज वेक्टर के न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ, तो अच्छे सवाल तो उसको देखें ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड अनदर वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये दो वेक्टर ए और बी दिए गए और आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर यानी ऐसा एकांक वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। फाइंड दैट यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a and b वेक्टर। एक ऐसा एकांक वेक्टर निकालिए जो इस वेक्टर ए और बी दोनों के लंबवत हो। तो हमें पता है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो खुद एक वेक्टर होता है। और वो जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है, अगर दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है वो इन दोनों ही वेक्टरों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये भी मैंने बताया था। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। ठीक है, फिर आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो वेक्टर की, जैसे वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में होगा ए कैप भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो उसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो भी इनके परपेंडिकुलर होगा। बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, वो ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझा की बात? और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ए बी साइन थीटा एन कैप वेक्टर। तो आपको बताया कि यहाँ जो एन कैप वेक्टर होता है कि एक यूनिट वेक्टर होता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप जानते हैं कि यहाँ एन कैप जो यूनिट वेक्टर होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही तो यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यहाँ से एन कैप की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा। और आप जानते हैं कि ए बी साइन थीटा जो है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं कहूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूँ तो आप क्या लिखते हो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। आप मैग्नीट्यूड लिखते हो तो आप वेक्टर में डायरेक्शन छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हो। यानी ए बी साइन थीटा जो है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यही तो मैं कह रहा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो वही तो हो रहा है। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही तो आ जाएगा। वैसे समझ लेते हैं, ऐसे तो बच्चे ये एन कैप आ गया, ये एन कैप आप जानते हैं ये ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना जानते हैं, डिटरमिनेंट बना लेंगे आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए में आई जे की कोएफिशिएंट क्या है, 3 1 2। वेक्टर बी में क्या है, 2 -2 और 4। क्रॉस प्रोडक्ट करना आप जानते हैं। तो पहले हम लोगों ने आई कैप लिया, इस रो को थोड़ा इस कॉलम को इसका इसका मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस साइन लगाया, इसका इसका मल्टीप्लाई -4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग लेंगे ठीक है -2, ये रो छोड़िए कॉलम छोड़ा, इसका इसका मल्टीप्लाई 12, माइनस साइन इसका इसका मल्टीप्लाई प्लस 1 है। ये रो ये कॉलम छोड़िए, इसका इसका मल्टीप्लाई -6, माइनस साइन इसका इसका मल्टीप्लाई। क्लियर है इतनी बात सबको? तो फाइनली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई 8i कैप -8j कैप -8 8i कैप -8j कैप
और माइनस ए के। ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया है, तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ए क्रॉस ए दोनों को निकालना था, ये ए क्रॉस बी दोनों को निकाल दिया। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मॉड तो कोई वेक्टर आई के फॉर्म में दिया है तो उसका मॉड कैसे निकालना है? लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे? तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एग्जैक्टली ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस के लिए वैसे ही देता हूँ, प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, रूट से डाला कि वो 1 हो जाएगा। और रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये आ गया आपका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। और अब आप ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 लगा दी। values in equation 1। एक वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे n है इक्वल टू 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप अपॉन 8 रूट, ऊपर से कॉमन लेके इसे कैंसिल कर दीजिए तो n कैप आ जाएगा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? थ्री को सब में अलग अलग करके डिवाइड कर देगा तो 1 अपॉन रूट 3i कैप माइनस 1 अपॉन रूट 3 j कैप माइनस 1 अपॉन रूट 3, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर आ गया जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन ले लिया स्क्रीन शॉट सबने इसका। चलिए बात है दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में उन्हें लिखा था, तो देख लेते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा सवाल है। आपसे कह रहा है किसी ट्राइंगल के लिए प्रूव करिए, किसी ट्राइंगल के लिए हमें प्रूव करना है कि साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। जहाँ ए बी और सी जो है ये, या अल्फा बीटा और गामा जो है ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में ए बी और सी जो है ये एंगल अल्फा बीटा और गामा के ठीक सामने वाली साइड से, जो कि 3 वेक्टर ए बी सी से रिप्रेजेंट हो रही है। अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। तो ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे देखिए जरा इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। तो आपको ये प्रूव करना है किसी त्रिभुज के लिए, ठीक है, साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी, जहाँ ए बी सी वेक्टर जो है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है ये ट्राइंगल में अल्फा बीटा और गामा के ठीक सामने वाली जस्ट अपोजिट साइड्स है। लेकिन यहाँ तो ऊपर एरो नहीं लगा है। आप जानते हैं किसी वेक्टर के ऊपर एरो हटा देंगे उसका मैग्नीट्यूड जाता है,
इसको लगे ए जो है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा और सी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए। तो क्वेश्चन तो सामने है, ये प्रूव करना है, सॉल्यूशन देखिए इसका। एक ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, ये वेक्टर मान लीजिए ई हो गया, फिर ये दूसरा वेक्टर मान लीजिए बी हो गया, ये तीसरा वेक्टर मान लीजिए सी हो गया। यानी एक ट्रायंगल जो तीन वेक्टर ए बी सी से बना है। ए के सामने वाला एंगल अल्फा है, बी के सामने वाला एंगल बीटा है और सी के सामने वाला एंगल गामा है। क्वेश्चन में एंगल अल्फा बीटा गामा के अलावा और भी कुछ हो सकते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट sin अल्फा अपॉन ए इक्वल टू sin बीटा अपॉन बी इक्वल टू sin गामा अपॉन सी, वेयर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर दी अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा गामा की ठीक सामने वाली हो जाए, जैसा मैंने फिगर में बनाया। तो चलिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम उसको। देखिए वेक्टर एडिशन रूल से, वेक्टर को जोड़ना तो सीखा है, तो वेक्टर एडिशन रूल से अगर आप देखें तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल मिला हुआ है, फिर ए में बी जुड़ा हुआ है, फिर बी के हेड से सी का टेल मिला हुआ है, यानी बी में सी जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां पहले का टेल था वहीं आखिरी का हेड आ गया, ऐसा मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। पर रिजल्टेंट क्या होता है, पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाते, लेकिन यहाँ पहले का टेल और आखिरी का हेड पहले से ही मिला हुआ है। ये केस मैंने एडिशन में समझाया था। इसका मतलब इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। इन तीनों का वेक्टर सम जो होगा वो जीरो होगा। वेक्टर एडिशन रूल से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। आप क्या करिए, इस इक्वेशन में किसी एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, इसमें किसी का एक का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। मान लीजिए इसमें वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो देखिए क्या आएगा। आप देखिए समीकरण एक में वेक्टर ए का क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय वेक्टर ए। तो इसमें हम वेक्टर ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ए वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, जीरो में अब जीरो में ए का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमने वेक्टर ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आप वेक्टर बी से भी कर सकते हैं, आप वेक्टर सी से भी कर सकते हैं, किसी भी एक वेक्टर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो हमने वेक्टर ए से इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो ए क्रॉस ए किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो जीरो हो गया। तो फिर बचेगा क्या, ए वेक्टर चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। ये जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा उधर जाके नेगेटिव हो गया, लेकिन इसका हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, सी क्रॉस से लिखते हैं तो भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हम लोगों ने इसको लिख दिया सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस साइन लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी एक सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्लियर होगी बात। अब इसमें किसी दूसरे वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसी इक्वेशन में, वेक्टर बी से कर लीजिए या वेक्टर सी से कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग वेक्टर बी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाय वेक्टर बी, समीकरण एक में वेक्टर बी का क्रॉस गुणन करने या सी का, जिससे भी आप इच्छा हो कर लीजिए। तो हमने इसमें वेक्टर बी से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी इक्वल टू 0। 0 क्रॉस बी का हो जाएगा, देखो गया। अब देखिए ये बनेगा क्या, बी क्रॉस ए, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, इक्वेशन 1 में सब जगह प्लस है, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। बी क्रॉस बी क्या हो जाता है, बी क्रॉस बी आ जाते 0 हो जाता है। अच्छा तो ये जब 0 हो जाएगा, इस बी क्रॉस ए को उधर ले जाएं तो पहले मैं लिख देता हूँ, बी क्रॉस ए प्लस 0 प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। क्लियर है बात? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, उधर जाके निगेटिव हो जाएगा। अब बी क्रॉस ए को अगर बी क्रॉस बी में तो एक माइनस साइन और आएगा, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी आ जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइए। अब इक्वेशन 2 कह रही है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है सी क्रॉस ए, और ये इक्वेशन कह रही है ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी। इस मतलब ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए की बराबर है और सी क्रॉस ए की बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इक्वेशन 2 और 3 से अगर देखें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है बी क्रॉस सी के, और ए क्रॉस बी बराबर है, ये ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस ए के। तो इसका मतलब कि तीनों बराबर हो जाएंगे ना। और आप जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो खुद एक नया वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये तीनों वेक्टर बराबर है। हम जानते हैं कि दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं? दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब इन तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो अगर ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी के इक्वल है सी क्रॉस ए के, तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इक्वल टू मॉड ऑफ सी क्रॉस सी। तो कहते हैं ये इक्वेशन का मॉड ले लिया है। मॉड नहीं लिया, आप ये समझिए कि ये तीनों वेक्टर्स इक्वल हैं। तो वेक्टर इक्वल कब होता है जब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहाँ ये पॉइंट यूज किया कि ये बराबर है, जब इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। यानी जिन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उनके बीच का एंगल हमें लेना है। तो ए क्रॉस बी, हम देखें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर के बीच का एंगल गामा है। ए और बी के बीच का एंगल क्या है, गामा। नहीं, बुक में गामा ही लिख देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि एक हेड से दूसरे का टेल मिला है। आपको याद हो मैंने बताया था दो वेक्टरों के बीच का एंगल क्या होता है, जब उनकी टेल से टेल मिली हो। अगर हेड से टेल मिलता है, एक वेक्टर के हेड से टेल दूसरे का टेल मिलता है, तो मैंने बताया था कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल क्या होता है, बाहर वाला। इसको हम लोग वेक्टर ए को अगर डॉटेड आगे बढ़ाएं, इतना आगे बढ़ाएं, इसकी जो टेल है ये यहाँ आ जाए, तो ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो उनके बीच का एंगल तो ये होगा ना। टेल से टेल जब मिलेगी तो बीच का एंगल ये निकलेगा, और ये पूरा 180 है, उसमें से गामा निकल गया, तो ये तो बचेगा 180 डिग्री माइनस गामा। इसका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, गामा नहीं है, 180 माइनस गामा है। मैंने बताया था कि जब एक हेड से दूसरे टेल मिलता है तो ये अंदर वाला को नहीं बल्कि बाहर वाला ही दो वेक्टर के बीच का। ऐसे देखिए बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, बी के हेड से सी का टेल मिला है, तो पहले बी वेक्टर को अगर डॉटेड आगे बढ़ाएं तो बी और सी के बीच का एंगल ये अल्फा नहीं होगा, ये होगा, और ये होगा 180 डिग्री माइनस है। ठीक है, ऐसे देखिए सी के हेड से ए का टेल मिला हुआ है, तो सी और ए के बीच का एंगल बी नहीं होगा, बीटा नहीं होगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं डॉटेड, ये बाहर वाला एंगल जो है, और ये कितना होगा, पूरा 180, उसमें बीटा निकल गया तो 180 माइनस बीटा। ये इन वेक्टर्स के बीच के एंगल होंगे।
बुक में तो यहाँ पे देखेंगे आप लिख देते हैं ए बी साइन गामा, गलत है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ए क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसका साइन, और ए और बी के बीच का एंगल गामा नहीं 180 माइनस गामा है, ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री। इधर से लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू ए बी साइन 180 डिग्री माइनस गामा। ऐसे बी क्रॉस सी का मॉड हो जाएगा बी सी साइन, बी और सी के बीच एंगल देखिए, बी और सी के बीच एंगल 180 माइनस अल्फा है, तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा सी ए साइन 180 डिग्री माइनस। क्लियर हो गई बात? अब ये हो जाएगा ए बी साइन गामा, बी सी साइन अल्फा और सी ए साइन बीटा। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को ए बी सी से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। पूरी इक्वेशन को ए बी सी, देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो बाद में आ वही गया ए बी साइन गामा, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू साइन गामा लिखना ठीक नहीं होती, इसमें होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसका साइन, और यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल गामा नहीं 180 माइनस। अब पूरी इक्वेशन को एबीसी से डिवाइड कर देंगे, ए बी साइन गामा अपॉन ए बी सी, बी सी साइन अल्फा अपॉन ए बी सी, सी ए साइन बीटा अपॉन ए बी सी। यहाँ ए बी से बी कैसे हो जाएगा, साइन गामा अपॉन सी बचेगा, यहाँ बी सी से बी सी का साइन अल्फा अपॉन ए बचेगा, और यहाँ सी और ए से सी और ए कैसे हो जाएगा। तो अगर हम इसको सीक्वेंस से लिखें, पहले अल्फा आ जाएगा, तो साइन अल्फा अपॉन बी इक्वल टू बीटा का लिख लीजिए, साइन बीटा अपॉन बी, और ये हो जाएगा आपका साइन गामा अपॉन सी। तो प्रूफ हो गया कि जिस ट्रायंगल में अल्फा बीटा और गामा की सामने वाली साइड्स वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी है, उस ट्रायंगल के लिए साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। समझ में आ गई बात सबको? अच्छे से समझ में आ गई? तो ये वेक्टर एडिशन रूल से दिखाई दे रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट जो है वो 0 होगा। तो ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। पहले इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में हमने ए का क्रॉस प्रोडक्ट किया और ये इक्वेशन बन गई, फिर इसमें हमने बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, एक इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन से पता लगा यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए के, यहाँ ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी के, इसका ए क्रॉस बी इसकी भी इक्वल है, इसके इक्वल है, तीनों की इक्वल होगा। अगर ये वेक्टर इक्वल है तो पक्का है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड लगा दिया और फिर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड लिखने का जो फॉर्मूला होता है उससे हमने वैल्यू नोट की, सॉल्व कर लीजिए, हो गया। तो ये अच्छा सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन रूल कहते हैं, तो ये साइन रूल जो है वो वेक्टर मैट्रिक्स से प्रूव होगा। सबके समझ में आने के बाद स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, ये भी एक बच्चे ने पूछा है। तो क्वेश्चन ये कि क्या ये संभव है, हिंदी मीडियम में बच्चे ने पूछा है कि क्या ये संभव है कि समान परिमाण वाले दो वेक्टरों के योग का जो परिमाण है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, वो भी प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के बराबर हो। क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल कि दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट माने इनका जो योगफल है, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड भी इन्हीं वेक्टर के बराबर। स्केलर में तो नहीं पॉसिबल है। आप कहो कि 5 5 हम जोड़े और रिजल्ट और आए भी 5, ठीक, तो ऐसा नहीं होता कि 5 + 5 5 आ जाए। लेकिन यहाँ दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो पूछा है क्या ये पॉसिबल है कि इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के बराबर हो। तो वेक्टर में चूंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर
ये पॉसिबल है। तो देखते हैं क्या चीज निकल कर क्या आता है। तो आज का थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोगों ने मान लिया, हिंदी मीडियम के बच्चे का सवाल है तो हिंदी में ही है कि माना ए, तो ये मैं मान लिया कि माना समान परिमाण के दो वेक्टर ए व बी है तथा इन्हें थीटा कोण पर जोड़ने पर इनके योग का परिमाण भी इनके बराबर होगा। हिंदी में लिखा है कि हिंदी मीडियम को बच्चे का सवाल है। माना समान परिमाण के दो वेक्टर नहीं होगी, वो खुद सवाल में कह रहा है कि समान, क्या ये संभव है कि समान परिमाण वाले दो वेक्टर, तो वो खुद कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो वेक्टर तुमने मान लिया। माना समान परिमाण के दो वेक्टर नहीं होगी और पूछा है क्या ये पॉसिबल है कि इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के बराबर हो। तो हमने मान लिया आ जाते दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, इस बात पर कि वो दोनों वेक्टर किस एंगल पर जुड़े हैं। अलग अलग एंगल पर जोड़ने पर रिजल्टेंट अलग अलग आता है। तो हमने मान लिया कि जब ये थीटा एंगल पर जुड़े होंगे दोनों, उस समय इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के बराबर होगा। ठीक है, अब कहने आपके साथ रिजल्टेंट किससे दिखाते हैं, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये हमने मान लिया। अब जब ये थीटा एंगल पर जुड़े, तो अगर दो वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पर जुड़े हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालने फॉर्मूला r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला। यहाँ पर आपने माना कि जब ये दोनों थीटा एंगल पर जुड़े हैं वेक्टर ए और बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, और जब ये थीटा एंगल पर जुड़े हैं उस समय इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के बराबर है। तो अब इक्वेशन 1 से जब तीनों बराबर है तो सबकी जगह ए लिख सकते हैं या सबकी जगह बी लिख सकते हैं या सबकी जगह आर लिख सकते हैं। तो मैं चलिए सबकी जगह ए लिख दिया, यहाँ भी ए आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए इक्वल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर cos थीटा। स्क्वायर कर दीजिए इस इक्वेशन का, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर ऐड होगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos थीटा बचा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, दूसरे से डिवाइड करो, 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। इस 1 को इधर माइनस करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1/2, इधर ही कर देंगे, cos थीटा इक्वल टू -1/2 और -1/2 cos में 120 डिग्री की वैल्यू होती है, तो cos थीटा इक्वल टू cos 120, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन है क्या ये पॉसिबल है, तो हमने माना जब दोनों वेक्टर थीटा एंगल पर जोड़े जाएंगे तब ये पॉसिबल है, और थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। इसका मतलब कि इक्वल मैग्नीट्यूड्स के दो वेक्टर अगर 120 डिग्री एंगल पर जोड़े जाएंगे तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इनके इक्वल होगा। मुझे तो क्या है पॉसिबल है, आप आंसर आगे तो 120 डिग्री के एंगल पर जोड़े जाएंगे तब ये पॉसिबल है। जरा फिगर में देख भी ले हम लोग कि 120 डिग्री के एंगल पर जोड़ने पे होता क्या है। पहले हमने एक वेक्टर ए खींचा, अब इसमें भी हमें जोड़ना है 120 डिग्री के एंगल पर, जोड़ना है, ऐड करना है, तो उसके टेल को इसके हेड से मिलाकर खींचना है, और जब टेल हेड से मिले तो आ जाते भीतर वाला नहीं बाहर वाला एंगल दो वेक्टर के बीच एंगल होता है। तो हमने पहले वेक्टर ए को थोड़ा डॉटेड आगे बढ़ा दिया, एंगल दिया जाए तो कैसे ऐड करते हैं मैंने सिखाया था आपको। फिर यहाँ बाहर से 120 डिग्री एंगल बनाते हैं, वेक्टर बी खींचे कितना लंबा, जितना लंबा ए खींचा है, क्योंकि ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल है। कह रहा ना सवाल में समान परिमाण वाले दो वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर थे। यहाँ से 120 डिग्री एंगल इधर से बनाते हुए वेक्टर बी बना दिया, उतना ही लंबा जितना ए बनाया। ये हमने ए में बी जोड़ा 120 का। अब रिजल्टेंट क्या होगा, पहले के टेल को आप बी हेड से मिलाइए,
हेड पॉइंट जो है लगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। ठीक, हेड से बना देते रिजल्टेंट। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब जरा देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर अगर 120 में जोड़े तो होता क्या है। देखिए ये 120 है तो ये 60 होगा, तो पूरा 180 होगा ना। अब ये और ये लेंथ में इक्वल, इसलिए इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये इक्वल होंगे। किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये इक्वल होंगे। क्योंकि ये एक एंगल 60 निकल गया है, इसलिए इन दोनों का सम कितना बचेगा, इन दोनों का योग कितना होगा 120। भाई तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, उसमें एक 60 निकल जाए तो इन दोनों का सम 180 हो 120 होगा। और 120 होगा आप ये दोनों इक्वल भी होंगे, क्योंकि इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का ये बराबर होंगे। किसी त्रिभुज में बराबर हो जाओगे सामने के कोण बराबर होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इनका सम 120 हो। आप कह रहे हो ये इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60। और जब इसके तीनों एंगल 60 हो गए तो ये तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये और ये तीनों साइड लेंथ में इक्वल होंगे। और किसी वेक्टर की लेंथ क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड। ये और ये तो सेम मैग्नीट्यूड थी, निकल के निकल जाएगा कि इसकी लेंथ भी इन्हीं के बराबर होगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हम 120 डिग्री के एंगल पर जोड़ते हैं तो दोनों वेक्टर और रिजल्टेंट मिलकर के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इस कारण से तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, यानी तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात, अच्छे से समझ में आ गई बात। इसी में ये तो पहला पार्ट है इसका, इसी में एक सेकेंड पार्ट भी है कि इस कंडीशन में इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा, इनके अंतर का परिमाण प्रत्येक के सापेक्ष कितना होगा, इनके जो एडिशन, इनका योग का जो परिमाण है वो तो इन्हीं के बराबर आया, आप कह रहे हैं इनके बराबर है। क्वेश्चन ये कि इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा इस केस में वो प्रत्येक वेक्टर के सापेक्ष कितना होगा, ईच वेक्टर के रिस्पेक्ट में कितना होगा। ठीक, तो हमें पता है कि दो वेक्टरों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू अंडर रूट, ये भी पढ़ाया था मैंने एनालिटिकल मेथड में, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है और हमें ये भी पता लग चुका है कि थीटा 120 डिग्री है, तो a और b बराबर है, तो हमने आप b की जगह भी लिख देना है और थीटा की जगह 120 लिख देना है। और जो डिफरेंस है सबट्रैक्शन वेक्टर में s है, उसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना आता है, s इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b की जगह भी लिखा माइनस 2 a इंटू a, b की जगह भी लिखेंगे a स्क्वायर और cos 120 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 10 हो जाएगा। तो s इक्वल टू आ जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s इक्वल टू आ गया 3a स्क्वायर का रूट, तो s इक्वल टू आ गया a रूट। ये हो गया क्वेश्चन। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर a का √3 टाइम्स है। अच्छा, वेक्टर a का √3 टाइम्स होगा तो निश्चित रूप से ये वेक्टर b के भी मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स होगा इक्वल टू b √3। क्यों? क्योंकि a और b के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो अगर s इक्वल टू है a √3 के, तो a इक्वल टू b है तो b √3 के बराबर होगा, यानी इनके अंतर का जो परिमाण है वो प्रत्येक वेक्टर के परिमाण का √3 गुना होगा। इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों ही वेक्टरों के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स होगा। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि क्या यह संभव है कि समान परिमाण वाले दो वेक्टरों के योगफल का परिमाण भी प्रत्येक के बराबर हो। हमने निकाला, हाँ ये तब पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर 120 में जुड़ेंगे। फिर क्वेश्चन था कि इस कंडीशन में इनके अंतर का परिमाण प्रत्येक के सापेक्ष कितना होगा, तो प्रूव किया। इस कंडीशन में इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी को? अच्छे से समझ में आ गई बात सबको? स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका एक।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, तो बच्चे ने पूछा है कि इफ एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप, अगर द कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यानी इन वेक्टरों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा। इफ एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज थीटा, देन प्रूव दैट मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2। मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप क्या हुआ, ये दो वेक्टरों का डिफरेंस हुआ, और दो वेक्टरों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। आज जानते हैं कि अगर दो वेक्टर ए और बी हों तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है। ये दो वेक्टर ए और बी का जो डिफरेंस होता है, हम डिफरेंस वेक्टर को एस वेक्टर मान लेते हैं कि एस वेक्टर जो है ए और बी का डिफरेंस है, यानी एस वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो जो डिफरेंस होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, यानी एस वेक्टर वेक्टर ए और बी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डिफरेंस हुआ, इसका मैग्नीट्यूड। अरे भाई एस वेक्टर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जगह ये लिख सकते हैं वो। तो जैसे दो वेक्टर ए और बी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह है ए कैप माइनस बी कैप आ गया। अब देखिए इसी फॉर्मूले में फिर करिए इसको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर। यहाँ ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी जो पहला वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पहला वेक्टर ए कैप है, तो ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ दूसरा वेक्टर कौन है, बी कैप, तो प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा, मॉड लगा दिया उसका स्क्वायर माइनस 2 पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए कैप का मॉड इनटू बी कैप का मॉड। आगे यूनिट वेक्टर का मॉड दिखाना होगा, वैसे तो यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, वो हम लिख देंगे अगली लाइन में, लेकिन दिखाना तो मॉड लगा के ही दिखाना है। जनरल वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दिए, यहाँ एरो अगर हटा दोगे मतलब कैप हटा दोगे तो केवल ए लिखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है या ए कैप का मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाने का तरीका, परिमाण दिखाने का तरीका मॉड लगा दीजिए, और आगे कॉस ए कैप बी कैप के बीच एंगल। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे हमने लिख दिया कि ए कैप और बी कैप के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा। अब देखिए इस यूनिट वेक्टर का मॉड, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका परिमाण है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, 1 लिखोगे इसकी जगह तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। ऐसे ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। अब 2 माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे हम अंडर 2 कॉमन ले ली तो 1 माइनस कॉस थीटा बचता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है। कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब यहाँ 2 थीटा होता है, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, इसी फॉर्मूले के हिसाब से कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा तो यहाँ थीटा, अब 2 थीटा नहीं केवल थीटा है, 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है इसका आधार, एंगल का आधार, तो यहाँ कॉस थीटा है, तो आप जानते हो इसे बताने की जरूरत नहीं मुझे, ये तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हमें हाई स्कूल पास है हम लोग। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 जगह कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 2 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए कैप माइनस बी कैप का मॉड इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ए कैप माइनस बी
कैप का मॉड हो जाएगा 2 साइन ये कुछ हो गया। तो ये हम लोगों ने रिजल्ट ना प्रूव कर दिया, प्रूव ये हो गया क्वेश्चन। समझ में आया सबको अच्छे से? तो ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन को ही चालू करेंगे हम लोग। रूल तो ये है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ के फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ें, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन का सिर्फ इतना ही यूज है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s जानते हो। तो ये आप जानते ही 9th में पढ़ाइए, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बुक के आपने वेक्टर के जो क्वेश्चन पूछे वो मैंने बता दिए। फिर एक शीट भी मैंने आपको दी थी जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, जिसमें वेक्टर के 15 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उनको भी आप लगाइए। और जो आपको नहीं आता है वो आप हमसे पूछेंगे तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूँगा। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन का होगा। तो आप पढ़ाई करते रहिए, घर पर रखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।